हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। उत्तराखंड से संबंधित जो हमारा क्या चल रहा था, जो हमारा प्रवक्ता संवर्ग लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित हम महत्वपूर्ण चर्चाएं परिचर्चा कर रहे थे। उसमें हमने उत्तराखंड का जो क्या था जनरल इंट्रोडक्शन जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने भाग पहले में चर्चा परिचर्चा की है। जिसने वो वाली नहीं देखी है आप वो देख लेना कि हमने उसमें आपका बेस बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था कि स्वतंत्रता के अवसर पर भारत में केवल क्या एक ही हिमालयी राज्य अस्तित्व में था, जिसे आप असम नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है नागालैंड 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, त्रिपुरा एवं मणिपुर 1972 में होते हैं, सिक्किम 1975 में होता है। और इसी क्रम में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, ठीक है, को 11वें हिमालयी राज्य और देश का ये क्या 27वें राज्य के रूप में इसे मान्यता मिलती है। मानसखंड इसे कहा जाता था, ठीक है, पुराणों में, स्कंद पुराण में। ठीक है, केदारखंड मानसखंड यहाँ की क्या थी, उत्तराखंड के दो पार्ट्स थे, दो मंडल थे, जिसे आज केदारखंड आप गढ़वाल मंडल, मानसखंड आप क्या कुमाऊं मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसी उत्तराखंड के बारे में आज भाग 2 में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कि इसका जो क्या है, इसका जो भूगोल है, जो इसका विस्तार है, जो इसकी क्या है लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, इसका क्या जनगणना के अनुसार, ठीक है, दृष्टि से इसका कौन सा स्थान रहा है, इन सभी के बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जुड़ जाइए और फटाफट उन मित्रों तक शेयर करने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दिया कि जो सबसे बाद में सबसे नवनिर्मित, मतलब कि सबसे नया राज्य आपका क्या उत्तराखंड उभर कर आता है। हमने बताया 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 11वां हिमालयी राज्य था। और बताओ मुझे भारत में 27वां इसका क्या नाम आता है। ठीक है, ग्लोब में स्थिति क्या होती है, ग्लोब क्या है, तो मैंने बताया था पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप है उसे ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब में ये क्या 28 डिग्री 43 उत्तर से लेके 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 77 डिग्री 34 पूर्व से लेके 81 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, इसके मध्य उत्तराखंड का क्या है फैलाव है। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है 53,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि देश का कितना, देश का 1.6 भाग है। ठीक है, 1.6 भाग इसका क्या है देश में स्थान आता है। और देश का अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको पढ़ने में मिलता है। तो इसकी अधिकतम लंबाई, अगर हम उत्तराखंड की अधिकतम लंबाई वक्त की बात करूँ तो 358 किलोमीटर, ठीक है, और अधिकतम चौड़ाई की बात करूँ तो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में स्थान आपको पता है 11वां नहीं है, जबकि कौन सा है 18वां है। 11वां कौन सा था, हिमालयी राज्य था। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे तो 18वां राज्य है। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान इसका रहा। 2011 के बाद आपको पता है कि जनगणना हुई नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा, इसका 20वां स्थान था। ठीक है, वही उत्तराखंड आपको पता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। कहाँ कहाँ बनाता है वो हम एक दिन अलग से आपको मैप में समझाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इस राज्य के उत्तर में तिब्बत है। उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका तिब्बत है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है तिब्बत है। और अगर पूर्व में बात करूँ, पूर्व में आपका क्या है, पूर्व में आपका नेपाल है, और पूर्व में नेपाल की सीमाएं लगती हैं। जबकि पश्चिम में बात करूँ, पश्चिम में आपका क्या है हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में आपका क्या लगता है उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, आपको समझना कैसे, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तराखंड मैंने बना दिया है समझने के लिए। तो उत्तर में यहाँ आपका तिब्बत लगता है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तर में क्या लगता है तिब्बत लगता है, पूर्व में आपका नेपाल लगता है, दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश लगता है। अगर हम पश्चिम में बात करूँ तो पश्चिम में क्या हिमाचल प्रदेश की सीमाएं ये इसके साथ लगती हैं। उत्तराखंड राज्य पूर्व में उत्तर प्रदेश का ही भाग था। हमने बता दिया 9 नवंबर 2000
को ये क्या होता है, अलग हिमालय राज्य के रूप में उभर कर बाहर आता है। ठीक है, प्रदेश की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो 7,816 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, तो 7,816 मीटर इसकी हाइट है। और सामान्यतः प्रदेश का न्यूनतम तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान कितना है, 1.9 डिग्री सेल्सियस का क्या है, तापमान है। अधिकतम तापमान पूछेगा तो कितना, 40.5 डिग्री सेल्सियस, 40.5 अधिकतम यहाँ का क्या है, तापमान है। कम कितना है, 1.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का क्या है, कम तापमान है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा अगर पूछेगा तो कितना, 1079, ठीक है, 1079 मिलीमीटर तक रहती है यहाँ की क्या, औसत वर्षा की अगर बात करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, देखो पूछ रहा है कि क्या प्रदेश में नरेंद्र नगर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। पूछेगा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो नरेंद्र नगर। जैसे भारत की दृष्टि में 7 सिस्टर में चेरापूंजी, मौसिनराम, आपका मौसिनराम, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, वैसे ही उत्तराखंड में आपको पता है कहाँ, नरेंद्र नगर में की जाती है। ठीक है, कितना आपको बताया फटाफट मुझे, 1079, ठीक है, औसत वर्षा यहाँ पर मापी गई है। इस कारण उत्तराखंड क्षेत्र का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र नगर को चेरापूंजी नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में, तभी उत्तराखंड के नरेंद्र नगर को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रदेश में सबसे कम वर्षा क्षेत्र पूछेगा तो ये कहाँ होती है, ये द्वाराहाट में होती है। कहाँ, द्वाराहाट में होती है, कुमाऊं मंडल का है। जबकि नरेंद्र नगर आपका कहाँ था, गढ़वाल मंडल का क्षेत्र था। द्वाराहाट आपका कुमाऊं मंडल का था। कुमाऊं मंडल के द्वाराहाट में सबसे कम वर्षा होती है और गढ़वाल मंडल के नरेंद्र नगर में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की कितना, 34,662 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन क्षेत्र का विस्तार है। जो क्या है, प्रदेश है, इसका टोटल अगर वन क्षेत्र की हम बात करें, कुल वन क्षेत्र की बात करें तो 34,662 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, वन क्षेत्र का क्या है, विस्तार है। और भौगोलिक विस्तार पर्वतीय एवं मैदानी भाग तक इसका क्या है, विभाजन करता है। और इसे सुविधा के अध्ययन से हम 4 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, गंगा का मैदान। जिस प्रकार हम हिमालय को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं। वैसे अगर उत्तराखंड को हमें सुविधा के अनुसार पढ़ना है तो इसे महान हिमालय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, मध्य हिमालय क्षेत्र के जानेंगे, शिवालिक हिमालय क्षेत्र के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम गंगा का क्या क्या मैदानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आइए, महान हिमालय से कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, महान हिमालय का जो क्षेत्र है ये कहाँ से कितना फैला हुआ है, आपको बता दूं 4,800 से 6,000 मीटर के मध्य तक फैला हुआ है। और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ाई वाला यह क्षेत्र भारतीय मानसून के हिसाब से वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, महान हिमालय का क्षेत्र 4,800 से, ठीक है, 4800 से कितना, 6,000 मीटर के मध्य में फैला हुआ है। और यह राज्य को तिब्बत की पठारी सीमाओं से पृथक करता है, पृथक मतलब अलग करता है। ठीक है, 50 किलोमीटर चौड़ाई वाला यह क्षेत्र भारतीय मानसून के हिसाब से क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। इस भाग में अनेक हिमनद हैं, इसलिए कई प्रकार की नदियां, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना आदि का यहाँ से क्या होता है, उद्गम होता है। भागीरथी, अलकनंदा आपको पता है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, बताओ मुझे, गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख से निकलती है। और अलकनंदा हमने बताया था सतोपंथ से होते हुए, ठीक है, दोनों का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग के बाद ये आगे क्या, गंगा के रूप में जानी जाती है। और सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये हमको मैंने आपको क्या, नदी वाले भाग में बताया हुआ था। ठीक है, आगे परिचर्चा करूं तो इस भाग की जलवायु क्या है, अत्यंत ठंडी है। और इस क्षेत्र की पर्वत चोटियां वर्ष भर क्या रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। जो 4800 से 6,000 मीटर के मध्य में पाया जाता है तो वहाँ वर्ष भर बर्फ पाया जाएगा, बर्फ वहाँ के क्षेत्र बर्फ से भरा होगा। और यहाँ अगर बता दूं तो अनेक कटे फटे, ठीक है, पंखादार आकृति वाली क्या, मोड़दार पर्वत मिलते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा अगर बात करूं तो वनस्पति यहाँ क्या है, शून्य है, निर्जन है। क्योंकि अब जहाँ बर्फ पड़ेगा, ठीक है, 12 मास जहाँ बर्फ है वहाँ वनस्पति क्या उग सकती है, क्या मुझे बताना, वहाँ वनस्पति का जन्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। और प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा मार्ग भी इसी क्षेत्र से होते हुए जाती है, जो जून से सितंबर के मध्य अगर बात करें तो औसतन वर्षा अगर हम बात करें तो 100 से 200 मिलीमीटर तक यहाँ क्या होती है, औसत वर्षा होती है। ठीक है, ये आपका महान हिमालय था।
अब जानते हैं हम किसके बारे में, अब जानते हैं मध्य हिमालय के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो महान हिमालय एवं शिवालिक पर्वतमाला के मध्य का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उसे जानते हैं मध्य हिमालय। हमने ये जाना, हमने महान हिमालय, ठीक है। अब ये हम जो जानेंगे ये क्या है आपका, ये क्या है, मध्य हिमालय है। इसके बाद आपका शिवालिक हिमालय आ जाएगा, ये फिर आपका क्या, गंगा का मैदान आ जाएगा, ठीक है। महान हिमालय कितना, हमने 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य पाया जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे, अगर महान हिमालय की चर्चा परिचर्चा करेंगे तो महान हिमालय के बाद अगर हम मध्य हिमालय की बात करें, तो अगर बात करूं तो मध्य हिमालय से सरयू हो गया, गोमती हो गया, रामगंगा हो गया, नयार आदि कई नदियों का उद्गम स्थल है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम क्या मध्य हिमालय से होता है। सरयू, गोमती, रामगंगा, नयार आदि छोटी बड़ी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य हिमालय में है। और कई छोटी बड़ी नदियां भी यहाँ से क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और चोटियों की बात करें तो 3000 से कितना, 4000 मीटर तक ऊंची यहाँ पे चोटियाँ पाई जाती है। यह हिमालय का नवीन भाग है। हिमालय का क्या है, नवीन मतलब नया भाग है, जिसकी संरचना अवसादी चट्टानों से हुई है, ठीक है। अवसादी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस हिमालय की जो क्या है रचना है अवसादी चट्टानों से हुई है, तो मध्य हिमालय की जो संरचना है ये अवसादी चट्टानों से हुई है। स्टार लगा लेना है। जलवायु की दृष्टि से यह भी क्या है, शीत प्रदेश है। शीत मतलब ठंडा प्रदेश है। सर्दियों में कड़ाके की ठंड के साथ तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में मौसम अत्यंत ही सुहावना बना रहता है। इस कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की क्या आवाजाही बनी रहती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आधे भाग चीड़ के हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में मध्य हिमालय में चीड़, देवदार, साल के वन आदि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करूं इस क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण स्थल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। देखो नैनीताल हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया इत्यादि इस भाग में स्थित है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है, तो नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा आदि ये कहाँ है, ये सभी कहाँ पे फैले हैं, मध्य हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और अगर बात करूँ तो इस भाग की दक्षिण की सीमा जो कुमाऊं के झील प्रदेश में विशिष्ट इकाई के रूप में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। नैनी, भीमताल, नौकुचिया इत्यादि प्रमुख इस क्षेत्र के क्या है, झील हैं, जहाँ पे क्या गर्मियों में आपको ग्रीष्म ऋतु में अधिक पर्यटन देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया। तीसरा आपका क्या है, शिवालिक हिमालय है। हिमालय क्षेत्र के सबसे निचले हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सबसे निचले हिस्से में, ठीक है, जो आपका उधम सिंह वाला एरिया है ये आपका किस में आ जाएगा, बताओ मुझे, ये किस में आएगा, आप मुझे आंसर बताएंगे फटाफट, ठीक है। उधम सिंह वाला, हल्द्वानी उधम सिंह वाला एरिया किस में आएगा, तो मुझे आप आंसर देंगे, ठीक है। इन्हें पाद श्रृंखलाओं की संख्या भी दी जाती है। इस क्षेत्र में दक्षिण भाग में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और मध्य क्षेत्र में कई चपटी घाटियां हैं, जिन्हें क्या दून कहा जाता है। देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, ये सब कहाँ पे, ये सब शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें पाद श्रृंखलाओं की संज्ञा भी दिया जाता है, दून की इनका संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड के दक्षिण में अल्मोड़ा, मध्य में नैनीताल एवं देहरादून जिले कुछ हिस्सा इस हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों की ऊंचाई की बात करूँ तो 750 से लेकर 1200 मीटर के मध्य पाई जाता है। और इस क्षेत्र का तापमान शीतकाल में कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, और ग्रीष्मकाल में कितना, 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में मानसूनी वर्षा का अगर औसतन हम चर्चा परिचर्चा करें तो 150 से 220, ठीक है, 150 से लेकर 200 मिलीमीटर के मध्य रहती है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंट है आपके लिए, देखो इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट आपके लिए होगा कि हिमालय के इस क्षेत्र में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में, जो शिवालिक क्षेत्र है सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आंवला हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, देवदार, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में मसूरी हो गया, लेसडाउन हो गया, रानीखेत हो गया, चक्राता हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल, खिरसू, कौसानी इत्यादि प्रमुख क्या है पर्यटन स्थल भी इसमें अवस्थित हैं, जहां वर्ष भर पर्यटनों का क्या लगा रहता है, तांता लगा रहता है। इसके अतिरिक्त हर की दून, कोटली दून, पाटली दून जैसी प्राकृतिक सौंदर्य के महत्वपूर्ण स्थान भी इसी भाग में है, ठीक है। किस भाग में है बताओ मुझे, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है,
और क्या पता है, मैंने बताओ ये जो दून है, कोटली दून हो गया पाटली दून हो गया, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य से भरी किस क्षेत्र में है, या आपके शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल हमने बताया मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत। आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र किस में आता है, शिवालिक हिमालय में आता है, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत, चक्राताल, नैनीताल, भीमताल, खिरसू, कौसानी इत्यादि पर्यटन स्थल। नैनीताल का निचला हिस्से भी आपको पता है शिवालिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब आपके लिए अंतिम है जिसमें हम पढ़ेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र में। तो शिवालिक पर्वतमाला के पाद पर स्थित गंगा के मैदानी भाग का कुछ हिस्सा नवीन राज्य उत्तराखंड का हिस्सा है। राज्य का यह क्षेत्र लगभग कितना 10 से 25 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र में राज्य के काशीपुर, किच्छा, उधम सिंह नगर एवं देहरादून, पौड़ी जिलों का कुछ भाग आता है। देखो देहरादून का भी आता है, पौड़ी का भी आता है। ठीक है, उसके साथ काशीपुर, किच्छा, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, ये आपको पता है ये शिवालिक क्षेत्र के नीचे जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उनका ये हिस्से में आता है। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, तभी आपको पता है। ठीक है, चावल कहाँ, बताओ मुझे, चावल कहाँ पे, गन्ना कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। तो ये क्या है, ये क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, गंगा क्या अपने जल से यहाँ बार बार क्या करती है, बांगर और खादर का निर्माण अगर आपको करती है। पहाड़ी क्षेत्र से जो मिट्टी का अपरदन होता है, ठीक है, वो निक्षेपण होते होते कहाँ पहुँचता है, इसी मैदानी क्षेत्र में पहुँचता है। और यहाँ क्या होती है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और कृषि के लिए क्या पाया जाता है, उत्तम दशाएं पाया जाता है। तभी इस क्षेत्र को तराई भाबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तराई भाबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए और है, देखो उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति क्या है, संवेदनशील है, क्योंकि ये जोन 5 में आता है। उत्तराखंड क्या जोन 5 क्षेत्र में आता है, जो क्या है अत्यधिक क्या है भूकंपीय क्षेत्र है। आपको पता है, अगर आप मानचित्र के उसमें गए होंगे तो जो आपका ये वाला क्षेत्र है, जो आपका ये क्षेत्र है उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये जोन 5 में आता है, जो क्या है अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, यूरेशियन अथवा तिब्बत प्लेट से मिलती है और भारतीय प्लेट में 5 सेंटीमीटर की गति से यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भूकंप की निरंतरता बनी रहती है और वैज्ञानिकों ने संपूर्ण राज्य को भूकंप के जोन 4 और 5 में रखा गया है। जोन 5 में इसे रखा गया, 4 और 5 में रखा गया है। जो सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं जोन 5 में, आपको पता है कि ये क्या है अत्यधिक संवेदनशील है। और भारतीय उपमहाद्वीप की मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो क्या उत्तर की ओर क्या करती है, बताओ मुझे, उत्तर की ओर खिसक रही है। क्रमशः आपको पता है चमोली, गोपेश्वर, गंगा घाटी से होते हुए कुमाऊं के कई क्षेत्रों से होकर नेपाल तक जाती है। कौन सा हिस्सा, तो हमने बताया आपको कौन सा हिस्सा, बताओ मुझे, जो क्या है जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है, MCT लाइन है जो उत्तर की ओर खिसक रही है। चमोली, गोपेश्वर, गंगा घाटी से होते हुए कुमाऊं के कई क्षेत्रों पे ये क्या करती है, नेपाल तक जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण भूकंप हैं जो यहाँ भूकंप आए, तो आइए जान लेते हैं। तो उत्तरकाशी में मई 1803 और अक्टूबर 1991 क्या भयानक भूकंप आया था। बद्रीनाथ में आपको पता है सितंबर 1803 में आया था। मसूरी में मार्च 1842 का भयंकर भूकंप था। नैनीताल में 2 भूकंप आए थे, जबरदस्त भूकंप आए थे, फरवरी 1851 और जुलाई 1869 को। ठीक है, धारचूला बजांग की क्षेत्र की बात करूँ तो सर्वाधिक यहाँ पे क्या भूकंप देखने को आपको मिला है, कहाँ, धारचूला के बजांग क्षेत्र में। ठीक है, अक्टूबर 1916 में, ठीक है, मार्च 1935 में, दिसंबर 1958 में, मई 1979 में और जुलाई 1980 में। ठीक है, देहरादून में अक्टूबर 1937 में भूकंप देखने को आया। अल्मोड़ा में जून क्या 1945 में। देखो ऐसा नहीं और भी भूकंप आए, लेकिन इसकी तीव्रता की अगर हम बात करें, ये सब कितनी तीव्रता के ऊपर के भूकंप थे, ये 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप थे जो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। और मई 1979 में सेराघाट में देखने को आया। ठीक है, चमोली में क्या मार्च 1999 में देखने को आया। ये सभी जो भूकंप हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, ये क्या इनकी तीव्रता 6 से अधिक थी। ठीक है, अधिक नुकसानदायक था, इसमें क्या अधिक जान और माल की हानि हुई, तो वही आपके लिए क्या क्या है हमने ऐड किया हुआ है। तो ये हमने क्या उत्तराखंड का जो भौगोलिक आपका क्या था, एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था भूगोल का, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज ही जुड़ना है और अपने सपने को साकार करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी ये आपका क्या है उत्तराखंड का एक मानचित्र है जिसमें हमने संलग्न किए हैं उत्तराखंड के
राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, गोविंद वन्य जीव विहार के बारे में, ठीक है। हम उसके बाद क्या गंगोत्री के बारे में, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा गंगोत्री है, आपको पता है। फूलों की घाटी नंदा देवी हो गया, ठीक है, अस्कोट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बिनसर हो गया, सोना नदी आपका पौड़ी में, राजा जी आपको पता है। इन सभी के बारे में और जिम कार्बेट के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, मैप के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो अभी जुड़ना है। थैंक यू सो मच।